हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स को, कि किस तरह से हम सॉल्ट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और क्या नाम रहेंगे उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के। तो जितने भी सॉल्ट्स होंगे उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, 3 कैटेगरीज। और किस बेस पर हम उनको डिवाइड करेंगे, उनको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशंस, कि उनके एक्वस सॉल्यूशंस का क्या नेचर रहेगा। उनके एक्वस सॉल्यूशंस का नेचर एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। इसी बेस पर जितने भी सॉल्ट्स होंगे उन सबको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। तो उन सॉल्ट्स को हम क्या नाम देंगे? दे आर कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स एंड थर्ड इज न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो किस तरह का उन सॉल्ट्स का नेचर है, एसिडिक है, बेसिक है और या न्यूट्रल है, इसी बेस पर हम उन सभी सॉल्ट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स में। तो अब मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन इन 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स को, कि इनको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं और किस तरह से इनके एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को फाइंड आउट करेंगे। और साथ साथ मैं बताऊंगा कि जो ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं, इनके लिए, इनके एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या पीएच की वैल्यू रहेगी। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इस न्यूट्रल सॉल्ट को। तो बच्चों, क्या है ये न्यूट्रल सॉल्ट्स? न्यूट्रल सॉल्ट्स का नाम न्यूट्रल क्यों रखा गया है? क्योंकि जब हम इन सॉल्ट्स को वाटर में डिजोल्व करेंगे और उस सॉल्यूशन की जब हम पीएच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू मिलेगी हमें इज इक्वल टू 7। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इस न्यूट्रल सॉल्ट को? तो न्यूट्रल सॉल्ट्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड। तो किस तरह से हम बनाएंगे इन सॉल्ट्स को? विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन strong acid and strong base। तो जब भी हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करेंगे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो जो उससे जो सॉल्ट हमें मिलेगा, दैट सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट। तो कौन कौन से हैं अपने स्ट्रॉन्ग एसिड? HCl, H2SO4, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से हैं? NaOH, KOH। तो जब हम इन एसिड्स की इन बेसिस के साथ रिएक्शन करेंगे तो उससे जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमें न्यूट्रल सॉल्ट। तो जब हम इस HCl की रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ, जो सॉल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा NaCl और वाटर। तो ये जो NaCl है ये क्या है? एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इसी तरह से जब हम H2SO4 की NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ये, और सल्फ्यूरिक एसिड की जब हम रिएक्शन करेंगे इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट और 2H2O। तो यहाँ 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स हमें लेने होंगे इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो जो ये सॉल्ट्स हमें मिल रहे हैं ये क्या हैं? न्यूट्रल सॉल्ट्स। इसी तरह से जब हम इस सल्फ्यूरिक एसिड की इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से भी हमें एक न्यूट्रल सॉल्ट मिल जाएगा, और उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? K2SO4 प्लस 2H2O। तो यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो जितने भी हमें यहाँ पर सॉल्ट्स मिल रहे हैं ये कब मिले हैं हमें? जब हमने किसी स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन की है किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये केमिकल इक्वेशन एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है। तो जब भी हमें कोई न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा तो उसमें जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइजेज completely the strong
बेस। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो पूरी तरह से उस स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा, या ये कहें कि स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेज completely द स्ट्रॉन्ग एसिड, so that when acid and bases neutralizes each other we get a salt, and this salt is a neutral salt। तो जब भी हमें किसी न्यूट्रल सॉल्ट को प्रिपेयर करना होगा उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट होगी और एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिक्वायरमेंट होगी। उनके एक्वस सॉल्यूशंस को जब हम मिक्स करेंगे, उनके मिक्स होने से जो केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन से एक सॉल्ट प्रिपेयर होगा, बनेगा, और वो सॉल्ट बनेगा बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय ए स्ट्रॉन्ग बेस, या बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों यहाँ मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा जो होंगे न्यूट्रल सॉल्ट के। वो क्या है? NaCl, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट। तो इन सभी सॉल्ट्स को हमने बनाया है बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब मैं बात करूंगा इन सॉल्ट्स के न्यूट्रल नेचर के बारे में कि इन सॉल्ट का न्यूट्रल नेचर हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो मान लीजिए हम ये सॉल्ट ले लेते हैं NaCl, और इस कंटेनर में हमने वाटर लिया है, और जब इस वाटर में हम NaCl डिजोल्व कर देंगे तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा ये मिलेगा हमें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो जब हम इसमें रेड लिटमस पेपर को डालेंगे या डिप करेंगे तो वो जो रेड लिटमस पेपर है उसका कोई कलर चेंज शो नहीं करेगा, नो चेंज इन कलर। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे, डिप करेंगे ब्लू लिटमस पेपर को। तो जब हम इसमें डिप करेंगे ब्लू लिटमस पेपर को तो उस ब्लू लिटमस पेपर के कलर में भी कोई चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन है ये ना तो एसिडिक है, ना इधर एसिडिक नोर बेस। तो ना ये सॉल्यूशन एसिडिक है ना ही ये बेसिक नेचर का है। तो इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन है ये क्या है? ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और उस न्यूट्रल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए जो सॉल्ट हमने इसमें डिजोल्व किया था वो सॉल्ट भी क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि हमने उस सॉल्ट को किस में डिजोल्व किया है? उस सॉल्ट को हमने डिजोल्व किया है वाटर में, और वाटर का भी नेचर क्या है? न्यूट्रल है। तो जो न्यूट्रल नेचर होगा उस सॉल्ट का उसको हम pH पेपर की हेल्प से भी पता लगा सकते हैं। उसकी pH वैल्यू को फाइंड आउट करके भी हम उस सॉल्ट के न्यूट्रल नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो उस सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उस एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम pH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो मिलेगी हमें एग्जैक्टली इक्वल टू 7। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसकी pH की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 7 होती है वो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल सॉल्यूशन। और इस न्यूट्रल सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया हमने किसी सॉल्ट को डिजोल्व करके वाटर में। इसका मतलब जो सॉल्ट हमने यूज़ किया है इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए उस सॉल्ट का नेचर क्या है? न्यूट्रल नेचर। तो इस तरह से भी हम किसी सॉल्ट के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक ऐसा सॉल्ट का सॉल्यूशन है जिसकी pH की वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 7 है, तो उस सॉल्ट का नेचर किस तरह का है? वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो बच्चों अब मैं डिस्कस करूंगा एसिडिक सॉल्ट्स को कि एसिडिक सॉल्ट्स हैं क्या, क्यों उनके लिए एसिडिक वर्ड का यूज़ किया गया है और किस तरह से हम उस तरह के सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो क्या डेफिनेशन रहेगी एसिडिक सॉल्ट्स के लिए? एसिडिक सॉल्ट्स आर दोज, किस तरह से हम इनको प्रिपेयर करेंगे उसी को हम इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। तो एसिडिक सॉल्ट्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन
आगे लिखने से पहले मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि एसिडिक सॉल्ट के बारे में हम डेफिनेशन लिख रहे हैं। तो सॉल्ट को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं? सॉल्ट को हम प्रिपेयर करेंगे बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो यहाँ हम किस तरह के एसिड का यूज़ करेंगे और किस तरह के बेस का यूज़ करेंगे, उसी को हम इंक्लूड करेंगे इसकी डेफिनेशन में। सो एसिडिक सॉल्ट्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। तो जब हम किसी स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो उससे जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा एसिडिक सॉल्ट। तो हमें इसको किस तरह से याद रखेंगे कि हमें किस सॉल्ट को बताना है? एसिडिक सॉल्ट को। इसका मतलब जो वहाँ पर हम एसिड का यूज़ करेंगे वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा उस बेस के साथ, जिस बेस के साथ हम उस पर्टिकुलर एसिड की रिएक्शन करेंगे। इसका मतलब वो बेस वीक होना चाहिए और जिस एसिड का हम यूज़ करेंगे वो एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा इस वीक बेस के साथ, एंड इन विच जिसमें द स्ट्रॉन्ग एसिड इज not neutralized completely by weak base। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड हम यूज़ कर रहे हैं उस सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं होगा उस वीक बेस के साथ। तो कुछ एसिडिक सॉल्ट्स हमें ऐसे भी मिलेंगे जिसके फॉर्मूले में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, और वो हाइड्रोजन कहाँ से होगा? वो उस एसिड से होगा जिसको उस बेस के OH- आयन रिप्लेस नहीं कर पाए थे। तो एसिडिक सॉल्ट के क्या एग्जांपल्स रहेंगे? यहाँ मैं एग्जांपल्स लिखूँगा कुछ एसिडिक सॉल्ट्स के, जिसमें हम कैटायन लेंगे किसी वीक बेस का और एनायन लेंगे किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एसिडिक सॉल्ट के जिसमें कैटायन रहेगा उस वीक बेस से और जो एनायन होगा एनायन रहेगा उस स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका एनायन मिलेगा और जो वीक बेस है उसका हमें कैटायन मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है एक एसिडिक सॉल्ट का, वो है AlCl3। तो हमें इस सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा एसिड चाहिए और कौन सा बेस चाहिए? तो इस सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, वो है HCl, और एक वीक बेस की रिक्वायरमेंट होगी, और वो वीक बेस क्या है जिसमें एल्यूमिनियम होना चाहिए, वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा AlCl3 + 3H2O। तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह से मैं एक एग्जांपल और लूँगा यहाँ पर, वो होगा एसिडिक सॉल्ट का, वो है अमोनियम सल्फेट। तो इस अमोनियम सल्फेट के लिए हमें इसी तरह से एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेना होगा जिसके अंदर ये एनायन प्रेजेंट हो, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमने इसके लिए लिया है सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड की हम रिएक्शन करेंगे किसी वीक बेस के साथ जिसमें अमोनियम आयन प्रेजेंट होगा, तो वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करते हैं तो हमें मिलेगा NH4 ट्वाइस सल्फेट प्लस H2O। तो इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ क्या दिखाई देता है कि 2 अमोनियम आयंस हैं, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हाइड्रोजन भी हमें यहाँ पर 4 मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर
इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 ऑक्सीजन एटम दिखाई दे रहे हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम इस वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से जो हमें ये सॉल्ट मिलेगा इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। और ये किस तरह का है सॉल्ट? इट इज एन एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि जब हम इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस सॉल्यूशन का नेचर क्या मिलेगा हमें? एसिडिक। और कोई भी सॉल्यूशन हो उसका एसिडिक नेचर किसके कारण होता है? देयर एसिडिक नेचर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ आयंस इन दैट सॉल्यूशन। तो जब हम इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन में H+ आयंस हमें मिलेंगे, जिसके कारण इस सॉल्यूशन का नेचर क्या हो जाएगा? एसिडिक। तो किसी भी एसिडिक सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस सॉल्यूशन में H+ आयंस जनरेट हो जाएंगे जब ये सॉल्ट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। तो ऐसा कोई सॉल्ट जब वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर में डिसॉल्व होता है, तो अगर उस सॉल्यूशन में H+ आयंस जनरेट हो जाते हैं, उस सॉल्ट का नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। तो इसी तरह से एक एग्जांपल और लेंगे हम यहाँ पर, और वो है NaHSO4। तो इस NaHSO4 को बनाने के लिए हमें H2SO4 चाहिए और NaOH चाहिए। तो यहाँ पर जो बेस का जो OH- आयन है वो इन दोनों H+ आयंस को रिप्लेस नहीं कर सकता, जिससे हमें जो सॉल्ट मिलेगा उसका फॉर्मूला होगा NaHSO4 और H2O। तो यहाँ से जो हमें सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट जो सॉल्ट मिलेगा, इट इज एन एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि जब हम इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस सॉल्ट में हमें H+ आयंस मिलेंगे और उन्हीं H+ आयंस के कारण उस सॉल्यूशन का नेचर भी क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी एसिडिक सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, और उस स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन करेंगे हम किसी पर्टिकुलर वीक बेस के साथ, और वो वीक बेस उस स्ट्रॉन्ग एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज या कंप्लीटली न्यूट्रल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो जो सॉल्ट मिलेगा हमें उस सॉल्ट का नेचर होगा एसिडिक। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि उस सॉल्ट का एसिडिक नेचर है? अगर हम उस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद तो हमें उस सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उस सॉल्यूशन की जब हम pH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग pH पेपर, अगर उस सॉल्यूशन की pH की वैल्यू होगी लेस देन 7, देन दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। और इस सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर क्यों है? क्योंकि जो हमने इसमें सॉल्ट डिसॉल्व किया है उसी सॉल्ट का नेचर क्या है? एसिडिक है। तो इस तरह से हम किसी सॉल्ट के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को फाइंड आउट करेंगे। अब मैं डिस्कस करूंगा बेसिक सॉल्ट्स के बारे में, किस तरह से हम उन बेसिक सॉल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें किस तरह के एसिड और किस तरह के बेस की रिक्वायरमेंट होगी, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा। और लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि उस सॉल्ट के बेसिक नेचर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों क्या है ये बेसिक सॉल्ट्स और किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे? तो बच्चों जिस तरह से हमने एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स को डिफाइन किया है उसी तरह से हम इसको भी डिफाइन करेंगे कि बेसिक सॉल्ट्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो रिएक्शन किन की होगी बच्चों? रिएक्शन होगी किसी एसिड और बेस की, और वो किस तरह का एसिड होगा और किस तरह का बेस होगा उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे इस डेफिनेशन में। सो बेसिक सॉल्ट्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। अब नेचर क्या है हमारा? बेसिक है। तो इसका मतलब जो सॉल्ट हम प्रिपेयर करेंगे उस सॉल्ट के लिए जो बेस होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो एसिड होगा वो होगा वीक एसिड। तो रिएक्शन किस किस के बीच में होगी? रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड
एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और जो ये इनके बीच में रिएक्शन होगी, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। उस रिएक्शन में इन विच द स्ट्रॉन्ग बेस, और जो इसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा उस वीक एसिड से। सो इन विच द स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली बाय ए वीक एसिड। तो जो वीक एसिड हम यूज करेंगे वो वीक एसिड उस स्ट्रॉन्ग बेस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण जो OH माइनस आयंस होंगे उस स्ट्रॉन्ग बेस में वो कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हो पाएंगे बाय एन आयन ऑफ वीक एसिड। तो किसी पर्टिकुलर सॉल्ट में हमें OH माइनस आयंस देखने को मिलेंगे और उसी से हमें पता चल जाएगा कि वो जो सॉल्ट है, जो गिवन सॉल्ट है, उस सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। तो कौन कौन से हम एसिड यूज़ करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे वीक एसिड। और वीक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड। तो इसमें हम यूज़ करेंगे केवल वीक एसिड्स को, और बेस हम यूज़ करेंगे स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बेस होंगे, ये एसिड होंगे। जब हम किसी बेसिक सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे हम इन्हीं एसिड्स और इन्हीं बेसिस का यूज़ करेंगे। तो क्या एग्जांपल्स होंगे इन बेसिक सॉल्ट्स के, तो एग्जांपल्स होंगे इन सॉल्ट्स के CH3, COO, Na, Na2, CO3, Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट और CuOHCl, CuOHNO3 एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखे हैं उन बेसिक सॉल्ट्स के। अब मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह से हम इस सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो एसिड होगा, एसिड रहेगा वीक, और जो बेस रहेगा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। और जब इनकी रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा बेसिक सॉल्ट। तो वीक एसिड कौन सा है, CH3, COOH एसिटिक एसिड, और जो बेस रहेगा स्ट्रॉन्ग, वो है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो सॉल्ट मिलेगा हमें CH3COONA प्लस H2O। तो ये है सोडियम एसीटेट, और ये बना है किससे, बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसी तरह से अब यहाँ पर जो सोडियम फॉस्फेट है उसको हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इसके लिए हमें एसिड चाहिए वीक, और वो रहेगा फॉस्फोरिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और वो क्या है, KOH। तो पोटेशियम फॉस्फेट यहाँ हमें मिलेगा सॉल्ट जिसका नेचर रहेगा बेसिक, तो K3PO4 प्लस H2O। तो इस केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 3 पोटेशियम है तो इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस फॉर्म में हो गई। तो इस सॉल्ट का नाम क्या है, पोटेशियम फॉस्फेट, क्योंकि इस सॉल्ट को बनाने के लिए कैटायन हमें मिला है इस बेस से, और जो एनायन हमें मिला है वो मिला है इस वीक एसिड से। तो अब हम केमिकल रिएक्शन लिखेंगे इस बेसिक कॉपर क्लोराइड के लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए एसिड, और इसके लिए चाहिए हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड, और जब इनकी रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा
OHCl प्लस H2O, क्योंकि यहाँ पर जो 2OH माइनस आयन्स हमें दिखाई दे रहे हैं उन 2OH माइनस आयन को कंप्लीटली रिप्लेस नहीं किया गया है इस सिंगल H प्लस आयन से। तो जो हमें यहाँ पर जो सॉल्ट मिलेगा ये बेसिक सॉल्ट मिलेगा और इसका नाम क्या रहेगा, बेसिक कॉपर क्लोराइड। तो इस तरह से हम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे जिनका नेचर होगा बेसिक, और उसके लिए हम किसी वीक एसिड को यूज़ करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस को यूज़ करेंगे। तो उस बेसिक सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हमें वीक एसिड की रिएक्शन करनी होगी किसी स्ट्रॉन्ग से। जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो मिलेगा बेसिक सॉल्ट। जैसे हमने न्यूट्रल सॉल्ट और एसिडिक सॉल्ट की पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करके उनके एसिडिक और न्यूट्रल नेचर का पता लगाया था, उसी तरह से जो ये बेसिक सॉल्ट्स हैं इनके भी बेसिक नेचर का हम पता लगाएंगे उनके एक्वस सॉल्यूशन से। उनको हम मिक्स करेंगे वाटर में और उनको मिक्स करने के बाद जो हमें एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, अगर उस एक्वस सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होगी वो होगी अगर ग्रेटर देन 7, तो जो सॉल्ट हमने डिज़ोल्व किया है वाटर में उस एक्वस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए उस सॉल्ट का नेचर क्या रहेगा, बेसिक। क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, उस न्यूट्रल सब्सटेंस को बेसिक बनाने के लिए हमने जिस सॉल्ट को डिज़ोल्व किया है उस वाटर में, तो उस सॉल्ट का नेचर ही क्या है, बेसिक है। तो बेसिक सॉल्ट्स जो होंगे उनके एक्वस सॉल्यूशन के लिए पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 रहेगी, और जो एक्वस सॉल्यूशन होंगे किसी सॉल्ट के जिसका नेचर रहेगा एसिडिक, तो उन सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू रहेगी लेस देन 7, और जो न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं उन सॉल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशन की पीएच की वैल्यू रहेगी एग्जैक्टली इक्वल टू 7। तो उनकी पीएच की वैल्यू को फाइंड आउट करके हम किसी सॉल्ट की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, और यहाँ पर हमने पढ़े हैं एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स को और उन सॉल्ट्स की प्रिपरेशन को कि किस तरह की हमें एसिड की रिक्वायरमेंट है और किस तरह के बेस की रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट को प्रिपेयर करने के लिए।